Good evening, everyone. So from today, online classes are started, and in these classes, the syllabus will be started from there where we left in offline classes. Okay. So, like in physics, the chapter ray optics was going on, and in this chapter, we were on the topic prism. Because last topic the focal length of the combination of lenses is finished. एक relation आपने try किया था कि equivalent focal length reciprocal of equivalent focal length 1/half is equal to the sum of the reciprocals of individual focal lengths. तो उस रिलेशन के बाद में आपके कुछ न्यूमेरिकल्स थे जिनमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज थे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर थे, और उसके बाद जो आपका न्यू एंड नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है that is prism. So first of all, start from here. Your chapter is ray optics. Chapter is ray optics and the topic is prism. Okay. So what is there in this? सबसे पहले तो प्रिज्म क्या होता है, दिस यू ऑलरेडी नो. आपको पता है प्रिज्म का मतलब कि ऐसी कोई भी एक डिवाइस जिसके थ्रू वेरियस फिनोमेना होते हैं लाइट के, जैसे कि डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, ये सारे जो प्रैक्टिकल फिनोमेना है ये हम प्रिज्म की हेल्प से देख सकते हैं. और प्रिज्म एक ऐसी डिवाइस है जो जिसमें कि जो है वो डिफरेंट एंगल्स से जो ग्लास की सरफेसेस हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट एंगल्स से बेंड होती हैं, और उसका जो बेस होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, और जो सरफेसेस आपको फ्रंट से दिखाई देती हैं वो ट्रायंगुलर सरफेस होती है, जिसको हम कंसीडर करते हैं वो ट्रायंगुलर फेस होती है. तो प्रिज्म में आपको प्रिज्म को डिफाइन नहीं करना है, प्रिज्म का डायग्राम नहीं बनाना है, प्रिज्म में सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं जिससे प्रिज्म स्टार्ट होता है. तो दैट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. ओके. तो ये वाला जो टॉपिक है यहाँ से आपको नोटेड डाउन करना है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. पहले तो हमें प्रिज्म का रिफ्रैक्शन स्टडी करना है, उसके बाद में डिस्पर्जन, और लास्ट में आपके कुछ लाइट के और भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जैसे स्कैटरिंग और रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये सब भी आपको उसी में स्टडी करना है. फिर आपका एक लास्ट टॉपिक जो रह जाता है दैट इज ऑप्टिकल डिवाइसेस, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या फिर आपका माइक्रोस्कोप, ये सारी चीज़ें और हैं. तो ये जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, इसमें आपको प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन का फिनोमेना स्टडी करना है. 10th क्लास में भी सेम टॉपिक था, वहाँ डायग्राम था, बट वहाँ पर जो है वो आपको इसके डायग्राम से रिलेटेड जो टर्म्स थे वो ओरली एक्सप्लेन कर दिए थे, बट यहाँ डेरिवेशन भी है, यहाँ पे आपको उनके बीच में रिलेशन ड्राइव करना है. जैसे वेरियस टर्म्स में क्या आता है आपको पता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है, यहाँ पर उन सारी चीज़ों के बीच में रिलेशन भी ड्राइव करना होगा. और उससे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है कि जब भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं या फिर आपकी लाइव क्लास है, व्हाटएवर इज देयर, देन यू हैव टू डू दैट वर्क इन योर फेयर नोटबुक. आपको फेयर नोटबुक में करना है. जो भी आपका टाइम डिसाइडेड है होमवर्क सेंड करने का, उस टाइम पे आपको होमवर्क भेजना है, और जब आप होमवर्क भेजते हैं देन योर अटेंडेंस विल बी मार्क्ड. ओके. सो डोंट टेक इट लाइटली कि ऑनलाइन क्लासेस हैं और उसमें अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है. इट इज नॉट सो. ओके. सो टेक केयर ऑफ दिस. ये सारा वर्क आपको फेयर कॉपी में नोट करके ये भी सेंड करना है, और साथ में जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी आपको सेंड करने हैं. So I'm going through the topic now. Refraction through a prism में जैसा आपको पता है कि in this first of all one the front triangular face of the prism, ये वाली face को लिया जाता है. So let its name is ABC. इसमें हमेशा ये जो एंगल A होता है it is called angle of prism. Angle of prism कहलाता है. उसके अलावा आपको पता है कि प्रिज्म से जब रिफ्रैक्शन होता है तो डबल रिफ्रैक्शन होता है. जैसे कि लेंसेज से भी डबल रिफ्रैक्शन होता है, वैसे ही प्रिज्म से भी डबल रिफ्रैक्शन होता है. सबसे पहले उसकी फर्स्ट वाली फेस पे लाइट रे इंसिडेंट होती है, उसका रिफ्रैक्शन होता है, उसके बाद डेंसर टू रेयर मीडियम दोबारा से AC फेस पर इंसिडेंट होती है, और फाइनली वो जो रिफ्रैक्टेड रे है दैट विल गो इन अ
डेफिनेट पाथ। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है ए बी वाली जो फेस है प्रिज्म की, उसका नॉर्मल ड्रॉ किया है दिस वन। अब ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल के साथ में ये इतना एंगल बनाती हुई आपकी इंसिडेंट रे आ रही है PQ। नेम ऑफ द इंसिडेंट रे इज PQ and the angle of incidence is I. Okay, these all the things are already clear, but make it again clear. उसके बाद आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है दैट इज दिस वन। रिफ्रैक्टेड रे का नाम याद रखिएगा QR, ठीक है। और साथ में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बन रहा है वो कितना है R, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। इंसिडेंट रे PQ, रिफ्रैक्टेड रे QR। अब जो दूसरा रिफ्रैक्शन होता है AC वाली फेस से, उसके लिए अगेन वी हैव टू ड्रॉ वन नॉर्मल। तो लेट दिस वन इज द नॉर्मल फॉर फेस AC। तो फाइनली जो रिफ्रैक्टेड रे आती है, या फिर जिसको आपको पता होगा एमर्जेंट रे भी कहते हैं, दिस इज RS। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइनल वाला जो है वो बनेगा आपका I डैश, या फिर इसको एंगल ऑफ एमर्जेंस भी कहते हैं। एक चीज और, इस वाली फेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस था R डैश, क्लियर। तो PQRS ये पूरा पाथ है रे का। एंगल्स IR, R डैश, I डैश। I डैश को ही लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, वो बाद में बता देंगे। एंड वन मोर एंगल इज A, ओके। इसके अलावा और क्या क्या चीजें दिखानी होती हैं इसमें, तो एक चीज इसमें ये दिखानी पड़ती है कि रे अपने इनिशियल पाथ से कितनी डेविएटेड है। उसको जाना ऐसे चाहिए था, वो जा ऐसे रही है डबल रिफ्रैक्शन के बाद, तो कितना एंगल ऑफ डेविएशन बना या रे में कितना डेविएशन आया। तो सबसे पहले जो उसका इनिशियल पाथ था उसको प्रोड्यूस कर दिया, रे को यहाँ तक ले जाते हैं। ये क्या है, ये इनिशियल पाथ है, इंसिडेंट रे का इनिशियल पाथ। और जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको भी प्रोड्यूस किया, वो यहाँ आ रही। दोनों इंटरसेक्ट जहां पर करती हैं उस पॉइंट को हमने नेम दिया M। इस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम है M। और नीचे जहां पर दोनों नॉर्मल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम है N, ओके। इसके अलावा ये जो दोनों रेज हैं कौन कौन सी, इनिशियल पाथ और रिफ्लेक्टेड रे, जो दोनों प्रोड्यूस्ड वाली रेज हैं, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल का नाम है डेल्टा, ओके। तो इतनी चीजें आपको बहुत प्रॉपरली, बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम में देखना है, ओके। तो फिर से एक बार देख लीजिए, एंगल्स में IR, R डैश और I डैश, और एंगल डेल्टा और एंगल A। रे PQRS है, ये वाला पॉइंट M है, नीचे वाला पॉइंट N है। प्रिज्म का नेम जो है वो ABC। ये डायग्राम दिखा रहा है कि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। फर्स्टली मेक इट, और जब आप ये बना लेंगे तो हमें एक रिलेशन ड्राइव करना है। वो रिलेशन किसके बीच में है, क्या है रिलेशन, देखिए रिलेशन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस और एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन। इन चार एंगल्स के बीच में आपको एक रिलेशन ड्राइव करना होगा, आपसे रिलेशन ड्राइव कराया जाएगा, ओके। सो फर्स्टली मेक इट, एंड देन इसके बाद आप थोड़ा सा ना डायग्राम को एक्सप्लेन भी करेंगे। ये बताना पड़ेगा आपको ये सारी चीजें जो कि आपने दिखाई है कि लेट अ प्रिज्म, फ्रंट फेस ऑफ द प्रिज्म इज ABC, ray PQ is incident on the prism at face AC, angle of incidence is this one, normal is this, angle of refraction is this, refracted ray, ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और ये सारा वर्ड्स में लिखने के बाद फिर आप एक जो है, इसी मेन हेडिंग तो यही है आपका रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म। इसमें आप एक और सब हेडिंग लिखेंगे, वो हेडिंग होगा आपका रिलेशन बिटवीन, ठीक है। हेडिंग नोट करिए, रिलेशन बिटवीन। अब आप ये सब कुछ वर्ड्स में लिखेंगे जो मैंने यहाँ लिखा है, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन,
ठीक है, ये हेडिंग लिखिएगा। इन सबके बीच में हमें रिलेशन ड्राइव कर। सो मेक द डायग्राम फर्स्टली। So now after this look here, अब रिलेशन ड्राइव करने के लिए हमें क्या करना है कि आपको इसमें सबसे पहले तो अगर आपने ठीक ठीक सारे पॉइंट्स नोट किए हैं, सारे जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, जो भी रेस के नेम हैं, वो सारे लेटर्स अगर ठीक लिखे हैं तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल आपको कंसीडर करना है? देखिए क्वाड्रिलेटरल है आपका AQNR, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल AQNR, इस वाले क्वाड्रिलेटरल को जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें दो एंगल्स जो वर्टिकली अपोजिट है, चारों एंगल्स का सम आपको पता है 360 डिग्री होता है। तो अगर हम सिर्फ ये वाले दो एंगल्स कंसीडर करें, एक एंगल ए और एक इसका अपोजिट एंगल QNR, तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 180। इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम आते हैं ट्राइंगल पर। कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करना है? ट्राइंगल QNR, नीचे वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल QNR में आपको एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है। एंगल R प्लस एंगल R डैश और प्लस एंगल दिस QNR इज इक्वल टू 180। तो ये एंगल्स बहुत स्मॉल है, इसलिए अगर आप एंगल लगाकर लिखते हैं, विदाउट एंगल लिखते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है, जहां पर लेटर्स लिखे हैं वहां बिना एंगल के भी लिख सकते हैं। ए या एंगल ए मींस सेम, ओके। तो मैंने लिखा R प्लस R डैश प्लस एंगल QNR, कितना होगा? 180, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 का अगर यूज करेंगे तो इक्वेशन 1 से QNR की वैल्यू है 180 माइनस है, ठीक है। या फिर 180 की वैल्यू अगर पुट करते हैं यहाँ पर तो A प्लस QNR। चलिए ये कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या यूजिंग इक्वेशन 1, अगर आप इक्वेशन 1 का यूज करें तो 180 को रिप्लेस किससे कर देंगे? A प्लस QNR। इधर लिख देंगे A प्लस QNR। QNR दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? R प्लस R डैश इज इक्वल टू A। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे कई जगहों पे यूज होगा। R प्लस R डैश हमेशा A होता है किसी भी प्रिज्म के लिए, जैसे रिफ्रैक्शन होगा, मींस R प्लस R डैश, ये जो दोनों एंगल्स हैं इनका सम इसके बराबर होता है एंगल ऑफ प्रिज्म के। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। अब इसके आगे आपको लेना है ये ऊपर वाला ट्राइंगल जिसका नेम है MQR। सो लुक हियर, इन ट्राइंगल MQR में एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगानी है। MQR में एक्सटीरियर एंगल डेल्टा है, किसके इक्वल होगा? सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, MQR ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल कितना है? डेल्टा। तो मैंने लिखा डेल्टा किसके बराबर होगा? ये जो साइड में दोनों एंगल्स बन रहे हैं इनका नाम लिखिए अगर, तो MQR, एंगल MQR प्लस एंगल दूसरा है MRQ। अब इनकी वैल्यूज लगानी है, तो एक बार फिर से देखिए MQR को, MQR ये ऊपर वाला छोटा सा एंगल है। इस ऊपर वाले छोटे से एंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों रेस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक एंगल बाहर बन रहा है इस साइड में I, और इस साइड में जो एंगल बन रहा है टोटल वो R प्लस ये ऊपर वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट है और हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए,
ये दो रेज ऐसे करके क्रॉस कर रही हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं, एक तो आई है, दूसरा ये पूरा जो एंगल बन रहा है बीच वाली लाइन के दोनों साइड जो एंगल बन रहा है वो टोटल जो एंगल है वो और आई बराबर है। आपको ऊपर वाला फाइंड करना है, तो ऊपर वाले का मतलब क्या हुआ कि आई माइनस आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल आई माइनस एंगल आर। ऐसे ही एम आर क्यू में देखिए ऊपर वाला छोटा सा एंगल आपको ये पता करना है, इसका मतलब ये बाहर वाला जो आई डैश है इसमें से क्या माइनस कर देंगे, आर डैश। तो आप इसको लिखेंगे आई डैश माइनस आर डैश। आई को साथ में लिखते हैं तो आई प्लस आई डैश माइनस कॉमन करते हैं तो आर प्लस आर डैश। लेफ्ट में क्या आ रहा है, डेल्टा। आई प्लस आई डैश एज इट इज और r प्लस आर डैश आपका a है इक्वेशन 2 से। लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। बस लगभग प्रूव हो ही चुका है। अब आपका a इस साइड में आ जाएगा, डेल्टा प्लस a इज इक्वल टू आई प्लस आई। ये रिलेशन होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमेशा। सम ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, इसका और इसका सम किसके बराबर होगा, इसके और इसके सम के। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पता है तो आप प्रिज्म के डायग्राम वाले क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि हमेशा किसी भी प्रिज्म के लिए ये कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है। तो डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमर्जेंस। इसी तरह से आपका जो ये दोनों अंदर वाले एंगल्स हैं इनका सम किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं डेरिवेशन के, अभी इसमें और भी आगे चीजें कंटिन्यू करनी है, पहले आपको इतना नोटेड डाउन करना है। नोटेड। Then next thing is what, I hope it's noted down. Then I'm going to erase this also. इतना करने के बाद देखिए फिर इसी में कंटिन्यू रखिएगा। ये पूरा एक डेरिवेशन एक साथ भी हो सकता है, पार्ट्स भी हो सकते हैं अलग अलग। अब जैसे इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद है आपका रिलेशन बिटवीन, न्यू हेडिंग, सब हेडिंग है ये, रिलेशन बिटवीन refractive index, relation between refractive index and angle of minimum deviation, angle of minimum deviation। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक चीज तो सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में रिलेशन होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जिस मटेरियल का प्रिज्म बना है, और एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब कोई भी रे उस पर इंसिडेंट होती, कोई भी पर्टिकुलर कलर उस पर इंसिडेंट होता है तो वो कितना डेविएट होगा। हर एक कलर जो है ना वो अलग अलग एंगल से डेविएट होता है, और हर एक कलर के लिए, हर एक कलर की वेवलेंथ के लिए प्रिज्म अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्लाई करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो डेविएशन है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है कि मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। तो इसके लिए ग्राफ होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको जो है वो ग्राफ से शो किया जाता है। ग्राफ में ये वाली जो आपकी एक्सिस है ये एंगल ऑफ डेविएशन की एक्सिस है, और ये वाली जो एक्सिस है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक्सिस है। तो क्या होता है ना कि जब जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होती है, एक्चुअली ग्राफ इस तरीके से बनाया जाता है, ग्राफ ऐसे करके बनता है, ऐसे करके आता है इस शेप में। इसका मतलब है ग्राफ यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ती है आगे आगे, वैसे वैसे क्या होता है, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन घटता जाता है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आकर एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाता है, सबसे कम।
सबसे कम। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है एंगल ऑफ डेविएशन की सबसे छोटी वैल्यू, ये कहलाती है डेल्टा एम। सिंबल है डेल्टा एम, कहलाता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और वो पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस पर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आ रहा है, उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसके बीच में आपको रिलेशन ड्राइव करना है। उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि अब इसके बाद फिर अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते हैं तो साथ में एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। ये आपका एक प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल में आप प्रिज्म के थ्रू देख भी सकते हैं कि प्रिज्म से जब आप किसी भी चीज को देख रहे हैं तो वो डेविएट जो हो रही है, उसका जो भी डेविएशन है, जिस भी डायरेक्शन में उसकी रेज जा रही है, डेविएट होकर इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है, उसमें जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते हैं तो डेविएशन कम होता है और फिर एक मिनिमम वैल्यू तक पहुंचता है। उसके बाद फिर दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो ये जो है ग्राफ भी आपको बनाना होगा। इस ग्राफ को जो है आप बाद में कंप्लीट करेंगे। पहले हम आते हैं डेरिवेशन पे। डेरिवेशन में आपको यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम के बीच में एक रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो रिलेशन बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर आपने जो इक्वेशन नंबर, इसको भी एक इक्वेशन नंबर दे देते हैं। 1 नंबर इक्वेशन ये थी, 2 ये थी और 3 वाली इक्वेशन ये थी, ठीक है। देखिए एक केस अप्लाई किया है, वो केस ये है कि इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, जब प्रिज्म ऐसा होगा कि वो मिनिमम डेविएशन करेगा ना, प्रिज्म से जो भी रे पास हो रही है वो सबसे कम डेविएटेड, लीस्ट डेविएशन हो रहा है, सबसे कम हो रहा है, उस कंडीशन में होता क्या क्या है, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के केस में हमेशा एंगल ऑफ डेविएशन तो कहलाता है डेल्टा एम, ठीक है। और जो आपका ये है आई, वो हो जाता है आई डैश के बराबर। हमेशा जब भी मिनिमम डेविएशन होगा आप डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमेशा ये एंगल और ये एंगल आपको बराबर मिलेंगे, तभी सबसे कम डेविएशन होगा, ठीक है। और इसी तरह से ये वाले जो दोनों एंगल्स हैं ये भी आपको इक्वल मिलेंगे। ये नेसेसरी कंडीशन आपको याद रखनी है कि जब भी प्रिज्म के थ्रू सबसे कम डेविएशन होगा, रे को सबसे कम अगर वो बेंड कर रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस बराबर होते हैं, या अगर हम इनको बराबर रखें तो मिनिमम डेविएशन होगा, आर और आर डैश एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए ये कंडीशन हम किस में लगाते हैं, इक्वेशन 3, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि कंबाइंड डेरिवेशन है पूरा है ये, तो लिखा फ्रॉम इक्वेशन 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 जब हम चेंजेस यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाता है आपका डेल्टा एम प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस आई, या फिर इज इक्वल टू 2i। जब हम यहां से वैल्यू फाइंड करते हैं आई की, एंगल ऑफ इंसिडेंस की, तो इट बिकम्स आई इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2, ठीक है। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना आ रहा है। ऐसे ही इक्वेशन 2 में भी करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, इसमें भी वही कंडीशन, दोनों बराबर है एंगल, r प्लस आर ए, या फिर 2r इज इक्वल टू ए, तो r कितना होगा a अपॉन 2। ये हमने i और r क्यों फाइंड किए, i और r फाइंड करने का रीजन क्या है, क्योंकि हमें रिलेशन किसके बीच में बनाना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन तो आ चुका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ से आएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आती है स्नेल्स लॉ से, और स्नेल्स लॉ होता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो इसके लिए हमें आई और आर की वैल्यूज चाहिए थी, तो उसके लिए हमने क्या किया, थर्ड वाली इक्वेशन से आई को फाइंड किया, सेकेंड वाली इक्वेशन से आर को फाइंड किया, दोनों को कहाँ पुट करेंगे, स्नेल्स लॉ में। साइन आई की जगह हम लिखेंगे a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और
जगह हम पुट करेंगे साइन a/2। तो ये जो रिलेशन है आपका, अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिलेशन, देखिए मैंने कहा था ना कंबाइंड है, चलता रहेगा आगे। थर्ड तक आपने ड्राइव किया था, अब ये फोर्थ आ गया, एक और रिलेशन अगेन इम्पोर्टेंट, कि अगर आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए प्रैक्टिकल में भी यही करना है। प्रैक्टिकल में आपको पहले पूछेंगे फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रैक्टिकल करके, तो आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि पहले एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है, एक मिनिमम वैल्यू तक पहुंचता है, फिर बढ़ने लगता है, ठीक है। फिर आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कराएंगे। तो जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म आपको पता होगा, जो प्रिज्म आप यूज कर रहे हैं डेल्टा एम आप फाइंड कर चुके हैं, और इनको पुट करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका ग्राफ। तो अभी जो मैंने ग्राफ बनाया था, तो मिनिमम डेविएशन आपको फाइंड करना है डेल्टा, और दूसरा ग्राफ, हाँ याद रखिएगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, दूसरा ग्राफ आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ में बनाना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमें यहाँ से फाइंड करनी है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ में है। तो ग्राफ आपका कैसे बनेगा, ऐसे। तो इसमें जो आपकी ये वाली वैल्यू है, ये है आपकी डेल्टा एम, मिनिमम डेविएशन यहाँ तक घटता है, सबसे कम वैल्यू तक पहुँचता है, वो पर्टिकुलर कोई भी ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसके लिए सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो इस पे डिपेंड करता है ना, यहाँ से कितने एंगल पे डाल रहे हैं, यहाँ से जितना भी आप एंगल रखते हैं, अब जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाते जा रहे हैं, पहले आपने ऐसे रे को रखा, फिर आप ऐसे करते जा रहे हैं, तो इंसिडेंस बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, रे ऐसे होती जा रही, तो डेविएशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो देखना है। तो जब इतना था तो डेविएशन जितना भी था, जब बढ़ाएंगे डेविएशन कम होने लगेगा, फिर एक सबसे कम वैल्यू को पहुंचेगा, उसके बाद फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देख लीजिए ध्यान से, ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। एक एक्सिस है आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरी है डेल्टा। ये ग्राफ ऐसे करके बना है, सबसे छोटी वैल्यू इस साइड में, तो आई की जो भी वैल्यू होगी उसको नहीं लिखना है, इधर डेल्टा एम लिखना है। ये आपका ग्राफ है, ठीक है। मेक द ग्राफ, ये आपको जो है बनाना है, मेक इट। फिर इसमें एक और स्टेप आता है, अब इसमें एक चीज और रह गई है, देखिए वो चीज ये है कि एक केस क्या आता है, इन केस ऑफ व्हेन प्रिज्म इज ऑफ स्मॉल एंगल, जब प्रिज्म का खुद एंगल बहुत छोटा है, छोटे एंगल वाला प्रिज्म है, तो उसमें सारे एंगल्स ऑलरेडी कम ही होते जाएंगे, ये सारे एंगल्स कम हो जाएंगे जब प्रिज्म का एंगल कम है। तो उस केस में लिखते हैं कि फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट फेज, ठीक है, इसमें आप लिखेंगे फॉर फेज ए बी। तो कौन सा फॉर्मूला लिखना है, स्नेल्स लॉ, साइन म्यू, साइन भी नहीं लिखेंगे, आई अपॉन आर, ध्यान दीजिए, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि जब स्मॉल एंगल्स होते हैं तो आप साइन के साथ लिखें या ना लिखें, दैट डजंट मैटर। तो कौन सी फेज के लिए लिख रहे हैं, ए बी के लिए, क्या रिलेशन लिखा, म्यू इज इक्वल टू आई अपॉन आर। अब फिर लिखेंगे फेज ए सी के लिए रिलेशन, म्यू इज इक्वल टू, अब की बार एंगल्स बदल चुके हैं, आई डैश अपॉन आर डैश। यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो आई इज इक्वल टू म्यू आर, यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो आई डैश इज इक्वल टू म्यू आर डैश, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज, इस इक्वेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये दोनों वैल्यूज फिर से कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 3 में, फ्रॉम इक्वेशन 3। जब आप यहाँ पुट करेंगे तो डेल्टा प्लस ए, आई की जगह पे एक बार लिखेंगे म्यू आर, प्लस आई डैश की जगह लिखेंगे म्यू आर डैश, यहाँ से म्यू कॉमन लेंगे तो आर प्लस आर डैश, और आर प्लस आर डैश क्या है आपका, ए, ठीक है। तो डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू म्यू ए, जब डेल्टा फाइंड करेंगे तो म्यू ए माइनस ए, या फिर ए कॉमन लेंगे तो म्यू माइनस 1 ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैं यहाँ सेपरेटली लिख दे रही हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ए। ये ऐसा रिलेशन है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं,
ये पता कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ लिखा, मान लो कि वॉयलेट लाइट आप यूज कर रहे हैं, तो वॉयलेट लाइट कितनी बेंड होगी, तो इस बात पर डिपेंड करता है कि वॉयलेट लाइट के लिए कितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्लाई की गई। इसी तरह से रेड लाइट, किसी भी पर्टिकुलर लाइट के लिए एक इसमें एक आता है मीन डेविएशन। अगर यहाँ पर लिखा हो मान लो m, तो m का मतलब यहाँ पर मीन डेविएशन होगा, मिनिमम डेविएशन नहीं होगा। मीन डेविएशन में मीन कलर येलो को कहते हैं, मीन कलर येलो होगा, क्योंकि दैट इज जो है एवरेज मीन मीडिएटर कलर आ जाता है इस विब्ग्योर के बीच में। तो अगर मीन डेविएशन फाइंड करना है तो दैट विल बी म्यू -1a, ये मीन डेविएशन का रिलेशन होता है। क्योंकि जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें वॉयलेट लाइट जो है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट होती है, उसको यूज नहीं किया जाता। मोस्टली वॉयलेट की जगह पे यूज किया जाता है ब्लू को और रेड को। एक्सपेरिमेंटल पर्पस से ब्लू और रेड ये दो कलर्स यूज किए जाते हैं। तो ये रिलेशन क्या बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर कलर का कितना डेविएशन होगा, उसके लिए अगर आपको पता है कितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्लाई हो रही है। तो रिवाइज ऑल दीज और फिर कल से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।